कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात अगर हम कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाइड अवर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की अगर हम बात करें, तो मैनेजमेंट हमें अपॉर्चुनिटीज देती है। अगर आपको देखो कैरियर में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आपको प्रमोशन मिल रही है, हायर पोजीशंस मिल रही है, तो देखना कहीं ना कहीं आप बेटर परफॉर्म करोगे। तो जब आपको कैरियर एडवांसमेंट प्रोग्राम्स में हेल्प मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं एक टॉनिक की तरह आपको काम करती है। आप एंकरेज होते हो ऑर्गेनाइजेशन में, और आपके जो स्किल्स है आप उसको इम्प्रूव करते हो, ठीक है ना, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, नए स्किल्स डेवलप करते हो। तो प्रमोशन एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेटर है। आपको किसी को भी अच्छा कैरियर एडवांसमेंट देना है तो उसकी प्रमोशन होती है, प्रमोशन ही मेन है। प्रमोशन एक मेन चीज है जब आप हायर अथॉरिटी पे जाते हो। तो हम कह सकते हैं एक प्रमोशन एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेटर है जो इंडिकेट करता है एम्प्लॉयज को, ताकि वो बेस्ट परफॉर्म कर सके। तो कैरियर एडवांसमेंट में ये भी पॉइंट आ सकता है। फिर आ जाएगा जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट क्या होता है? जब जॉब में आपको चैलेंजिंग मिलता है, कुछ नया वेराइटी मिलता है, ठीक है ना। चैलेंजिंग जॉब प्रोफाइल हम कह सकते हैं, वेराइटी ऑफ वर्क एंड नीड फॉर हायर नॉलेज एंड स्किल्स इन इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो ये एक मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। नहीं तो आप देखो वर्कर्स जो हो जाते हैं वो सेम सेम जॉब करके कई बार वो हो जाते हैं, तो उनको चाहिए अपनी जॉब में एनरिचमेंट चाहिए। एनरिचमेंट होता है कि कुछ नयापन, कुछ एडवांसपन हम करते रहते हैं ना, एक एजुकेशन के साथ दूसरी भी लेते हैं ताकि ये भी स्किल्स डेवलप हो जाए, हमारी जॉब में कुछ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, कुछ पर्सनल ग्रोथ हो जाए। तो ये सब क्या है? एक तरह का ये पार्ट ऑफ जॉब एनरिचमेंट ही है। जॉब एनरिचमेंट जो होता है जॉब्स के कंसर्न से रिलेटेड होता है, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सके, मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस ले सके, ठीक है। और ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी हो जाता है आपको। नेक्स्ट आ जाएगा एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स होता है जहाँ सुपीरियर्स जो होते हैं वो सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करते हैं, उनको एंकरेज करते हैं ताकि वो अपना जो परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव कर सके, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो आपको हायर पोजीशन में जाना है, ठीक है, तो एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स एक टाइप वो होता है जहाँ आप उनको कुछ लेवल तक पहुंचा के मोटिवेट करते हो। जैसे ये पॉइंट्स भी दिए हुए हैं अगर हम देखें, कॉन्ग्रेचुलेटिंग द एम्प्लॉयज फॉर गुड परफॉर्मेंस। मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो, वो भी बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ मुझे सबके सामने किया गया। डिस्प्लेइंग ऑन नोटिस बोर्ड और अ कंपनी न्यूज लेटर अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। अगर किसी ने कुछ स्पेशल किया है तो नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले कर दो, उसके अचीवमेंट्स के बारे में नोटिस बोर्ड पे लगा दो, तो वैसे ही इतनी खुशी मिलती है, ठीक है ना। फिर आ जाएगा इंस्टॉलिंग अवार्ड और सर्टिफिकेट फॉर बेटर परफॉर्मेंस। जैसे हमारे स्कूल्स में भी होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड या रनर अप्स निकालते हैं हम, वो किस लिए करते हैं? ताकि उनको एंकरेज, उनको मोटिवेट करें। देखो फर्स्ट तो सबने नहीं आना, लेकिन कहीं ना कहीं एंकरेजमेंट मिलती है। तो जरूरी नहीं है हर चीज मनी से रिलेटेड हो, ये देखो ये बिना मनी के भी एंकरेजमेंट मोटिवेशन हो रही है। फिर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिंग मेमेंटोज, मेमेंटोज देना, कॉम्प्लीमेंट्रीज देना, लाइक टी शर्ट्स दे देना, ठीक है ना। रिवार्डिंग एम्प्लॉयज फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशंस, उनको कहना आप अब इतने अच्छा आपने काम किया कि आप सजेशन दो हम कैसा काम करें। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइजेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है कि जब आप हायर पोजीशन के लिए आएंगे तो आप कैसे करेंगे, कि वो अप्रोप्रिएट है भी या नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया कई बार इनको लेटर्स दी जाती है, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, उनका नाम डिस्प्ले किया जाता है नोटिस बोर्ड में, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने से भी एम्प्लॉयज को एक रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। जैसे मैंने कई बार एग्जांपल लिया, एम्प्लॉयज को स्टार्स दिए जाते हैं, जैसे गोल्डन स्टार जो सबसे अच्छा काम करेगा, सिल्वर स्टार जो थोड़ा कम करेगा, ब्लैक स्टार जो बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक पार्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम है, जिससे कोई तीसरा आए, थर्ड पार्टी आगे भी देख के बता सकती है कि यहाँ पर कौन अच्छा काम कर रहा है। सिक्स्थ आ जाता है जॉब सिक्योरिटी देना। जॉब सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज चाहते हैं उनकी जॉब जो है वो सिक्योर रहे,
ठीक है ना, उनकी जो फ्यूचर की इनकम है वो स्टेबल रहे। और कंपनी की पॉलिसीज होती है कि वो अपने स्टाफ को रिटेन करे, उनको फिक्स इंक्रीमेंट देते रहे, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी स्टेबिलिटी, जो लॉयल्टी है, उनका मोटिवेशन है, वो बढ़ता रहे, वो बढ़े। ठीक है ना, कभी भी नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं होना चाहिए जॉब सिक्योरिटी का। जब भी किसी को लगे कि मेरी जॉब जा सकती है बार बार, तो वो कभी भी देखना अच्छी तरह मोटिवेट हो ही नहीं पाएगा। तो हमेशा कंपनी को टारगेट सेट करने चाहिए, रेगुलर रिव्यूज लेने चाहिए टू इंश्योर कि उनकी जॉब की सिक्योरिटी है भी या नहीं है। ठीक है ना, ताकि एम्प्लॉयज को भी पता चले कि हम यहाँ पर मतलब एक तरह से पक्के हैं या नहीं है। और इंडिया में तो क्योंकि इतनी इनएडिक्वेट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट वो कम है, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती ही रहती है। 7th आ जाएगा एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? इट मीन्स टू एंकरेज द एम्प्लॉयज टू पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। मीन्स जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें जो एम्प्लॉयज है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें अपनी डिसीजन दे। कोई इश्यूज है तो उससे रिलेटेड वो भी डिसीजन दे। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज होंगे वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और जो डिसीजंस है उनको इम्प्लीमेंट करने में उनको हेल्प मिलेगी, उनको सेंस ऑफ ऑनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वो होगी। और ये ज्यादातर सेटअप ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, ताकि कमेटीज भी बनाई जाती हैं, स्टाफ कमेटीज, वर्क कमेटीज, जॉइंट कमेटीज, ताकि एम्प्लॉयज को मिल के पार्टिसिपेट करवाया जाए, ताकि उनमें आपस में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी हो और वो हेल्दी एनवायरनमेंट में एक दूसरे को अपनी बात बता सके। तो ये सारा होता है एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। मीन्स कोई ऐसा काम करवाना जहाँ मिलजुल के वो काम करें जिससे उनको अच्छा लगेगा। अगर टॉप लेवल कहेगा मैं ही सारे डिसीजन लूंगा और मिडिल लेवल को कुछ नहीं करने दूंगा, तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टिसिपेशन कम हो जाती है, तो यहाँ लैग कर जाता है। तो एक ये भी एक टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। और लास्ट आ जाता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या होता है? जब आप किसी को अथॉरिटी देते हो, इंडिपेंडेंस देते हो, ताकि वो अपने डिसीजंस ले सके और अपनी जॉब को जो है वो इजी वे में परफॉर्म कर सके। जब आप एम्प्लॉयज को एम्पावरमेंट देते हो, जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, यहाँ हम एम्प्लॉयज के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। जब उनको ऐसा देते हैं तो वो उनको क्या फील होगा? उनको कॉन्फिडेंस होगा, उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ताकि वो अपने जो स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, उनको पॉजिटिवली यूज कर सके और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव कर सके। तो एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ आप ऑटोनॉमी देते हो, पावर्स देते हो सबॉर्डिनेट को, कि वो इंडिपेंडेंटली जो भी है अपना काम कर सके। क्लियर? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम मैम ये जो आपने इंसेंटिव्स कराए हैं, ये मतलब इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है? डायरेक्ट भी आ सकता है और इनडायरेक्ट तो काफी आते हैं। जैसे अभी हमने नॉन फाइनेंशियल की है, इसमें जो सबसे ज्यादा आता है वो इसी पे आता है, जॉब एनरिचमेंट पे आता है। ठीक है ना, क्लाइमेट पे आ जाता है, इसका पॉइंट बहुत आते हैं इन पे क्वेश्चन। मतलब केस स्टडी के फॉर्म में? हाँ, जैसे ये एम्प्लॉयज रिकग्निशन प्रोग्राम है, ये बहुत आता है, बहुत ज्यादा। आप केस स्टडी में लाइन दी होगी कि आपने एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले किया नोटिस बोर्ड में, तो बताइए नॉन फाइनेंशियल का कौन सा है? तो आपको सारे अच्छी तरह पता होने चाहिए कि ये तो एम्प्लॉयज रिकग्निशन प्रोग्राम है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जो केस स्टडीज आती हैं। ठीक है ना, आपको पहले सबका मीनिंग पता हो, क्योंकि सबके मीनिंग जो है देखने में लगेंगे एक जैसे से हैं। मैं एक बार रिपीट सारे बता देती हूँ, कोई लेट आए हैं। जैसे स्टेटस है, स्टेटस क्या होता है? एक पोजीशन होल्ड करना। तो किसी को आप स्टेटस देते हो यानी कि वो हायर पोजीशन पे चला गया है। तो जब स्टेटस देते हो तो वो कैश में नहीं होता, बस इसको ऐसे ध्यान में रखना है, वो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होता किसी को अच्छा स्टेटस देना। तो ये नॉन फाइनेंशियल हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल का क्लाइमेट है, अब अच्छा क्लाइमेट होगा तो ऑब्वियस है एम्प्लॉयज, हम ये मोटिवेट करने की बात कर रहे हैं उनको। जब अच्छा क्लाइमेट होता है तो हर कोई काम अच्छी तरह करना चाहता है, मोटिवेट होता है। तो ये भी पार्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल है।
फिर है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसमें प्रमोशन सबसे बड़ा है। जब आप किसी की प्रमोशन करते हो तो इनडायरेक्टली ऑब्वियस है उसकी सैलरी तो इंक्रीज होती है, पर कहीं ना कहीं उसके कैरियर में भी तो अपॉर्चुनिटी बढ़ती है ना, एडवांसमेंट बढ़ती है। क्लर्क से मान लो असिस्टेंट बना, असिस्टेंट से वो सुपरिटेंडेंट बना या आगे जो भी बना, तो कहीं ना कहीं मैनेजर से आगे और मैनेजर बनेगा, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी के आगे अच्छी पोजीशन पे पहुंचेगा ना। तो कहीं ना कहीं कैरियर एडवांसमेंट भी एक पार्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल है। जॉब एनरिचमेंट होता है वैरायटी लाना, अपनी जॉब में और अच्छे से अच्छा करना ताकि आपको सब कुछ आ जाए, ठीक है ना। आप इजीली अपना पर्सनल ग्रोथ कर सकें। एनरिच का मतलब ये होता है ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं जॉब में अगर आप वैरायटी लाते हो, जॉब में आप मान लो मैं कहती हूँ मैंने ये भी कर रखा है, मैंने ये भी कर रखा है, तो मैंने सब किस लिए किया, ताकि जो मेरा कैरियर है या जो मेरी एजुकेशन है उसमें और बूस्टअप मिल सके, तो एनरिचमेंट हो सके, ताकि मेरी पर्सनली ग्रोथ हो सके। तो इस जॉब को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप जॉब एनरिचमेंट भी करते हो। फिर है एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सारों में देखें तो इस पे मोस्टली क्वेश्चन आता है कि आप एम्प्लॉयज को कैसे रिकॉग्नाइज करवा सकते हो, किस प्रोग्राम्स के थ्रू आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो, उनका नाम नोटिस बोर्ड पे लगवा सकते हो, उनको सर्टिफिकेट, मोमेंटोस, टी शर्ट दे सकते हो, उनको कहोगे आप अब आप सजेशन देना। तो कितनी बड़ी बात होती है ये भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपको कोई कहता है, मान लो 100-200 एम्प्लॉयज और आपका नाम आता है, तो कितनी बड़ी बात होती है आपके लिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम इज पार्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल। फिर आ जाता है जॉब सिक्योरिटी। अगर आपकी जॉब में सिक्योरिटी मिल जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आजकल जैसे मैं अभी बता रही थी, इंडिया में जॉब सिक्योरिटी मिलना बहुत डिफिकल्ट है, सिर्फ जो गवर्नमेंट जॉब में उन्हीं को होती है। तो कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी भी अच्छा है आपके लिए। और फिर आ जाएगा एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। जब आप एनकरेज करते हो एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में, कोई भी इश्यूज हो चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जब वो डिसीजन मेकिंग लेता है तो उसको कहीं ना कहीं अपनापन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है, तो वो भी पार्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल है। और लास्ट आ जाता है एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट की। जब हम बात करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज से रिलेटेड हम बात करते हैं, जहाँ उनकी अथॉरिटी और इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इससे उनको कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि अपने नए स्किल्स और टैलेंट्स को यूज करें पॉजिटिवली वे, किस लिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। तो ये सब करने से भी आपको मतलब कह सकते हो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के फॉर्म में आप कर सकते हो। क्लियर? इसके बाद हमारा ये मोटिवेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए किस टाइप का इसमें केस स्टडीज आती हैं। आइडेंटिफाई द मॉस्लो नीड थ्योरीज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग केसेस। आपको नीड थ्योरीज 5 करवाई हैं मैंने, पता होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल, एस्टीम, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेफ्टी, ये जो 5 की थी हमने। अब इन 5 में से आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, आपने पहचानना है इन 5 में से कौन सी हो सकती है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, एमसीक्यूज में काफी आ सकते हैं। Raman is looking for a job where he can earn at least 10,000 to make his living. Raman is looking for a job where he can earn at least 10,000 to make his living going. बताइए कौन सी नीड पूरी कर रहा है अमन की? बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। बिल्कुल करेक्ट है, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। सेकंड आ जाएगा, मिस्टर सिंह वॉज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ एरिया सेल्स मैनेजर टू रिकॉग्नाइज हिज एफर्ट्स इन द पास्ट। उसकी पास की जो वो थी रिकॉग्नाइजेशन को देखते हुए मिस्टर सिंह को आज प्रमोट करके एरिया सेल्स मैनेजर बनाया गया। तो बताइए ये कौन सी नीड्स उसकी पूरी की है हमने? नीड्स और टिप्स पे होनी चाहिए। एस्टीम नीड्स, यहाँ पर हमारी उसकी एस्टीम नीड्स फुलफिल हो रही हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, रेखा प्रिंसिपल ऑफ स्टेप पब्लिक स्कूल होस्ट दिवाली डिनर एट हिज प्लेस एवरी ईयर। शी इनवाइट्स ऑल द एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग द सपोर्ट स्टाफ
फॉर द डिनर। बताइए ये कौन सी नीड्स हुई? रेखा एक प्रिंसिपल है, वो हर साल, बिलोंगिंगनेस नीड्स। हाँ जी, बिलोंगिंगनेस नीड्स होंगी, क्योंकि वो हर साल दिवाली पे डिनर रखती है, सारे स्टाफ को बुलाती है। तो यहाँ हम चाहते हैं ना हमारा फैमिली, हमारे स्टाफ हमारे साथ रहें, तो वो हो जाता है बिलोंगिंगनेस नीड्स। Best Lights has a policy to advertise the higher position within the organization. It allows everyone interested to apply for the position. बताइए, एक बेस्ट लाइस्ट है, उन कंपनी है कोई, उनकी पॉलिसी है, वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं हर साल हायर पोजीशंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, और वो अलाउ करते हैं सेल्फ कि हर कोई भरे। Self actualization बिल्कुल needs. सेल्फ करेक्ट है, एक्चुअलाइजेशन सेल्फ नीड्स। एक्चुअलाइजेशन नीड्स है, जहाँ सबके लिए सबकी पोजीशंस के लिए हो वहां पर सेल्फ। नेक्स्ट सुनिए, रघु एक्सपोर्ट्स गिव्स मिनिमम annual rise of 10% in salary of all the employees. He also ensured that the entire factory staff is being insured against accidents. रघु एक्सपोर्ट्स है, वो हर साल 10% सैलरी में इंक्रीज करते हैं, और साथ में वो इंश्योरेंस भी करवाते हैं अपने सारे एम्प्लॉयज का एक्सीडेंट से। तो बताइए कौन सी नीड्स? सिक्योरिटी नीड्स। बिल्कुल करेक्ट है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, जहाँ उनको एक तो सैलरी तो बढ़ी रही है, साथ में इंश्योरेंस भी किया जा रहा है। क्लियर? अब नीड्स पता चल जाएंगे। थोड़ी सी यस मैम। कंफ्यूजिंग हो सकती है, पर इतनी भी नहीं हो सकती कि आप ना कर पाओ। चलिए अब ये क्वेश्चन और सुनते हैं, बताना है आपने वो किस पे है। मिस्टर विमल नाथ, a sales manager, achieved his sale target 1 month in advance. His achievement was displayed on the notice board, and certificate for the best performance was awarded to him by the CEO of the company. Name the type of incentive offered to Mr. एम्प्लॉयर रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉयज बिल्कुल रिकॉग्निशन प्रोग्राम। करेक्ट है। आपने पहले बताना है कि ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम्स है, और साथ ही बताया गया वैल्यूज भी बताइए। ऊपर आपको जो भी सुना है उससे क्या वैल्यूज निकल के आती हैं, कि जो सेल्स मैनेजर है उसने अपना टारगेट 1 महीना पहले ही कर लिया, तो उसको क्या करना है, वो एनकरेज करेगा अदर वर्कर्स को, ठीक है, वो मोटिवेट हुआ है, मोटिवेशन की आ जाएगी, और उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट्स लगेगा क्योंकि उसका नाम नोटिस बोर्ड पे आया है, तो वैल्यूज बेस्ड भी आ सकता है इसके साथ। अब आपने बिल्कुल सही 1 मिनट में पहचान भी लिया, और साथ में आपने ये भी बता दिया। अब ये सुनिए, ये 1-2 बार आया भी हुआ क्वेश्चन शायद। निप्पॉन लिमिटेड एन ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग जनरेटर्स, एक कंपनी है वो जनरेटर्स जो है मैन्युफैक्चर्स करती है। Marketing manager delegates the task to give 5 sales representatives working under him. मार्केटिंग मैनेजर ने अपना सारा काम उनको दे दिया, अपने आगे रिप्रेजेंटेटिव्स को। Among them, the 3 sales representatives were able to achieve their targets. उसमें से 3 जो थे उन्होंने अपना टारगेट्स अचीव कर लिया। As a result, the marketing managers talked to the CEO of the company to recognize the performance of 3 sales representatives. और कंपनी ने डिसाइड किया टू अपग्रेड देयर कैडरेट एंड देयर सैलरी पैकेज ऑल्सो। उनमें से जो 3 ने काम पूरा किया तो उसने सीईओ को बताया कि ये बेस्ट थे परफॉर्मेंस में, तो उनकी सैलरी और उनका जो पोजीशन है हायर की गई। अब नेम एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। अब एलिमेंट 4 हैं डायरेक्टिंग के, यहाँ कौन सा एलिमेंट होगा? नेम एंड एक्सप्लेन दी एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, बताइए। मोटिवेशन। मोटिवेशन, ये ऑब्वियस है, मोटिवेट उसने किया। यस। उसमें से 3 आगे पोजीशंस पे अच्छी जगह गए ना उसकी मोटिवेशन करने से, उनको अच्छा रिकॉग्नाइज किया गया ना परफॉर्मेंस को उनकी, उनको अच्छी पोजीशन अच्छी सैलरी दी गई 3 को एटलीस्ट। तो यहाँ मोटिवेशन है। डायरेक्टिंग का वो एलिमेंट पूछेंगे, पहले आपको चारों एलिमेंट ध्यान में रखने हैं, फिर सोचना है ये किससे रिलेटेड हो सकता है। वो तो चलो अभी हमने मोटिवेशन का टॉपिक किया तो आप फटाफट बता देते हो, लेकिन पता होना चाहिए फिर भी आपको। और फिर यहाँ पूछा है व्हाट वैल्यूज दैट कंपनी इंडिकेट। अब वैल्यूज जरूर आती है, पर किसकी वैल्यूज पूछी है?
टू दी अदर टू सेल्स, जो दो रह गए थे ना रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने टारगेट नहीं किया था, उनके लिए क्या है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए उनको हार्ड वर्क करने के लिए, उनको भी कोऑपरेशन करना चाहिए था, ठीक है, अचीव करने के लिए। तो इस टाइप की वैल्यूज आप इसमें कर सकते हो। मैम हाँ जी, ये इंसेंटिव्स का जो क्वेश्चन आपने कहा केस स्टडी या नॉर्मल में, ये कितने मार्क तक का आता है? डिपेंड करता है, ऐसे कुछ मार्क्स का नहीं है। जैसे अभी जो मैंने पूछा था वो 3 मार्क्स में था, आपने बताना था और वैल्यूज बतानी थी, तो डिपेंड करता है। अब ये एप्लीकेशन टाइप हो सकता है आपकी एनसीईआरटी का ही हो क्वेश्चन। द वर्कर्स ऑलवेज ट्राई टू शो देयर इनएबिलिटी when any new, ये मैंने उस दिन समझाया भी था शायद, when any new work is, वर्कर्स हमेशा इनएबिलिटी शो करते हैं जब भी उन्हें कोई नया काम दिया जाता है। दे आर ऑलवेज अनविलिंग टू टेक एनी काइंड ऑफ वर्क, और सडन डिमांड आने से जब ऑर्डर ज्यादा आ गए तो उन सुपरवाइजर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है सिचुएशन को टैकल करना। तो अब बताओ, ये मैंने उस दिन भी शायद करवाया था कि सुपरवाइजर कैसे टैकल करेगा, उनको मोटिवेट करके, हमने किया था। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा, हमने सुपरवाइजर के हिसाब से देखना, हमने मोटिवेशन के हिसाब से देखना है यहाँ पर। क्लियर? यस मैम। अब इसमें काफी केस प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको एक आधा आज दूंगी, आप करके देखना, वो इसी पे है, और अच्छी तरह करके आना। एक कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें पूरा चैप्टर होता है और एक दो चैप्टर इधर उधर के भी होते हैं, आप समझ रहे हो, ठीक है। एक बहुत लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ बोलना इतना लंबा क्वेश्चन भी नहीं बोल सकते। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, उसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल भी आ गया, लीडरशिप भी घुस जाता है, कम्युनिकेशन भी घुस जाता है। तो वो जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो आपको देखना वो बहुत इजी वे में समझ भी आ जाएगा। पर इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं, मेरे कहने का ये मतलब है। तो आपको पता हो कि हमने कैसे उससे डील करना है और कौन सा हमने आंसर लिखना है। अब ये काफी आते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन, देखिए। इन द ऑर्गेनाइजेशन बेसिक सैलरीज हेल्प टू सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप एक्सेट्रा, ठीक है ना। विच नीड थ्योरी यहाँ पर डिस्कस हो रही है? बेसिक साइकोलॉजिकल। बेसिक वाली हो रही है, पर मतलब देखते ही पता चल जाएगा आपको, इजी हो जाएगा, पर उसके लिए थोड़े से करनी पड़ेगी, है ना। To satisfy the social and psychological needs, which type of incentives are needed? Explain any 4 such incentives. बताइए। To satisfy social and psychological needs, which type of incentives are needed? ये मैंने कई बार बता दिया। अब सोशल और नॉन साइकोलॉजिकल है, फाइनेंशियल। पहली दो में कौन से वाला इंसेंटिव्स था? नॉन फाइनेंशियल। हाँ, नॉन फाइनेंशियल पहली दो में था, पहले 3 में तो फाइनेंशियल था, दूसरी बाकी 2 में नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल था। आप बेसिक से चलो ना, नीचे से पहली नीड, पहली दूसरी और तीसरी नीड जब फुलफिल हो जाएगी वो फाइनेंशियल में होगी, और फोर्थ और फिफ्थ वाली नॉन फाइनेंशियल में होगी। अब इन्होंने जो 2 नाम पूछे हैं वो पहली और दूसरी का पूछा है, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड नीड्स। तो फर्स्ट और सेकंड नीड्स के लिए कौन सा इंसेंटिव चलेगा? फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल। उन्होंने अब साथ ही पूछे एक्सप्लेन एनी 4, तो कोई भी आप बता दो, अभी हमने किए कौन कौन से किए, पे किया है, अलायंस वाला किया है, किए नहीं सारे, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनरशिप, ईपीएस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इतने सारे किए हैं। कोई भी जो 4 आते हैं वो लिख देना उसमें से। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ये सीबीएसई 2010 में आया भी हुआ है। आयशा ensured their employees that in spite of recession no employees will be retrenched from the job. आयशा एक कंपनी की मालकिन है टाइप, ठीक है, उसने अपने एम्प्लॉयज को कहा है कि जितना मर्जी रिसेशन आ जाए किसी भी वर्कर्स को हम निकालेंगे नहीं जॉब से। तो नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंसेंटिव, बताइए जल्दी। ये कौन सा पॉइंट उसने कहा है?
जॉब सिक्योरिटी। बिल्कुल करेक्ट, जॉब सिक्योरिटी। वैसे इसने टाइप ऑफ इंसेंटिव पूछा है, पहले आपने बताना है नॉन नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल फिर उसका इंसेंटिव। बताना है आपने जॉब सिक्योरिटी, फिर इन्होंने साथ ही पूछा कोई और भी बताओ, तो जॉब सिक्योरिटी के साथ एक आधा और भी बता देना। अभी तो इतने सारे पढ़े हैं हमने नॉन इंसेंटिव के, मिल जाएगा। एक और बताओ, ब्लू बर्ड्स लिमिटेड ऑफर टू इट्स एम्प्लॉइज इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्राइस विच इज लेस देन मार्केट प्राइस। जल्दी से याद कर लो, कौन सी वो है जहां एम्प्लॉइज को कम प्राइसेस में, मार्केट प्राइस से कम में शेयर्स दिए जाते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंसेंटिव। ये ईपीएस वाला पॉइंट है, स्टॉक ऑप्शन वाला किया है ना, अभी मैं बता ही रही थी साथ ही साथ। को पार्टनरशिप, है को पार्टनरशिप फाइनेंशियल का है, को पार्टनरशिप। हाँ, फाइनेंशियल का मैं इसमें निकाल रही थी, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। ये रहा स्टॉक ऑप्शन, को पार्टनरशिप वाला पॉइंट इन्होंने बोला है, जहां एम्प्लॉयज को आप ऑफर करोगे प्राइस विच इज लोअर देन, मतलब ये लाइन से देखो ये बात पूछी थी, और इस बात से ऊपर जाके आपने देखना है ये तो फाइनेंशियल का स्टॉक ऑप्शन वाला पॉइंट है, तो आप बता दोगे। फिर से पूछा एक्सप्लेन एनी वन मोर, एक और बताना है तो कोई भी बता दो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स बता दो, प्रिस्क्रिप्ट बता दो, कुछ भी बता दो। क्लियर? यस मैम। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, देखिए ये 2000, ये भी सीबीएसई कंपार्टमेंट का आया हुआ 2010 का। मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेटर, ठीक है, मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेटर, देन व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज, एक्सप्लेन बाय गिविंग द एग्जांपल्स या पॉइंट्स। वो कह रहा है मनी अकेला नहीं है जो आप मोटिवेट किसी को कर सकते हो, मनी के अलावा भी कर सकते हो किसी को मोटिवेट। कर सकते हैं। हाँ बताओ जल्दी, अभी तो बता के हटी हूँ मैं। साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली। अरे मनी वाला कौन सा है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है, तो मनी यस नॉन कैसे, हाँ मैम, फाइनेंशियल से, नॉन फाइनेंशियल की बात हो रही है। नॉन फाइनेंशियल। वो कह रहा है मनी, वही तो कह रहा हूँ। हाँ अच्छा आप पॉइंट्स के नाम बताने लग गए, अभी तो मैं नाम पूछ रही हूँ कि ये फाइनेंशियल हुआ या नॉन फाइनेंशियल हुआ। तो वो कह रहा है नहीं मनी, नहीं, उसी से बता रहा था। हाँ मनी सिर्फ मोटिवेटर नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं जिससे आप मनी को उनको मोटिवेट कर सकते हो। तो आपने यानी कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बताने शुरू कर देने यहाँ, और 4 पूछे हैं तो 4 बता देना। पहले नाम जरूर बताना है, ठीक है, कि भाई आप हम नॉन फाइनेंशियल की बात कर रहे थे और ये पॉइंट्स हैं जी 4। अब मैंने हर तरह से बता दिया आपको, आने को सिंपल भी आ सकते हैं, जैसे एक्सप्लेन दी फॉलोइंग नॉन इंसेंटिव्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, फर्स्ट स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ये तो सीधा सीधा हो गया, सीधा सीधा बता दो, पर सीधा सीधा वाले कम ही आएंगे, ठीक है ना, ऐसे वाले आएंगे, और उसके लिए जिसने अच्छी तरह स्टडी कर रखी होगी उसी को पता होगा। तो इन सबके नेम्स अच्छी तरह पता हो, लिख आप मुझे लगता है लोगे, आपको अंदर का पता चल जाएगा, लेकिन पहले आपको पता हो कि फाइनेंशियल में कौन कौन से हैं और नॉन फाइनेंशियल में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। क्लियर है? मोटिवेशन और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी आते हैं, कई बार आ जाता है डिफाइन मोटिवेशन, ठीक है, जिफ 3 मार्क्स में आ गया। अब आप सोचो कि एक डेफिनेशन ही तो है और उसको कितना लिख लोगे आप, 3 मार्क्स में आ गया, तो यानी कि यहाँ मोटिवेशन तो समझाना है, उसके 3 एलिमेंट्स भी बताने हैं, मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर, याद है मैंने तीनों बताए थे। मोटिव क्या हो गया, एक इनर स्टेट ऑफ इंडिविजुअल हो गया, मोटिवेशन क्या है, वही जो ऊपर पता डेफिनेशन है, और मोटिवेटर्स क्या है, वो जो टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं, जैसे किसी की प्रमोशन कर देना, किसी की ट्रांसफर कर देना, किसी को अप्रिसिएशन दे देना, तो वो मोटिवेटर्स होते हैं। तो अगर सिंपल मोटिवेशन पूछा जाता है 1 नंबर में, फिर तो आप डेफिनेशन दे दो, पर यही क्वेश्चन 3-4 में आता है, यानी कि वो सारी बातें बताने को बोल रहा है, फिर मत कहना कि हमें तो आता था, एक डेफिनेशन आती थी, ठीक है।